आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th केमिस्ट्री, देखिए आप सभी बच्चों के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और वीडियो जिसमें जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन है, वो सारे के सारे मैं आपको एक वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक। क्योंकि देखिए वीडियो का नोटिफिकेशन सभी बच्चों के पास जा नहीं पा रहा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम शायद समझ किसी को नहीं आता, इसलिए कुछ डिस्टर्ब हो चल रहा है, इसलिए किसी पर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, रीच भी उतना तो नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए थोड़ा अगर आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक जहाँ भी हो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पसंद आए तो ही, वरना आपको ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए पहला सवाल एक आपको पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है, एक हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। एक याद रखिएगा, एक आपको डेरिवेशन प्रूफ करने आएगा, डिराइव करने आएगा, Cp माइनस Cv बराबर, इस डेरिवेशन को करके जाइएगा, मैंने करवाया हुआ है पिछले वीडियो में। इस डेरिवेशन करके जाइए, 5 नंबर सवाल एकदम पेपर में आने वाला है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो उस सवाल को तो कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ से देखिए सवाल करिएगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन वन ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। अ प्योर एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट हैज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो देखिए कोई भी प्योर एलिमेंट जो होता है उसका स्टैंडर्ड स्टेट में जब रहता है वो, तब उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, 0 होता है फॉर्मेशन के टाइम में, ठीक है। ये बताया हुआ यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगला हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, तो याद रखिएगा हेस कांस्टेंट हीट समेशन लॉ, या जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं हेस लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्टेट्स दैट द ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी फॉर द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ ऑल चेंजेस इंडिपेंडेंट ऑफ द डिफरेंट फेज और स्टेप। देखिए किसी भी रिएक्शन जितने फेज हो या फिर कितने स्टेप हो, उसके टोटल चेंज का जो उसका सम ऑफ टोटल जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, ओवरऑल एंथैल्पी में जो चेंज है उसके बराबर होता है। ये जो रूल डिस्कवर किया गया था वो किसके लिए था कि ये किसका पार्ट है, पहला बात ये एंथैल्पी का क्या पार्ट है। दिस रूल इज डिस्कवरी दैट एंथैल्पी, ये एंथैल्पी किसका है, किसी भी स्टेट मतलब यहाँ पर अवस्था का बताया जा रहा है कि जो अवस्था रहता है अवस्था किसका, एंथैल्पी क्या किसी भी अवस्था का क्या पार्ट है यहाँ पर बताया हुआ है। अगला आपने अपने क्लास में पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट और कैटेनेशन। कैटेनेशन आपने प्रॉपर्टी क्लास 10 में पढ़ी होगी, ठीक है। तो पहला तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, द इनर्ट पेयर इफेक्ट रिप्रेजेंट द रिलक्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एलिमेंट। देखिए सीधा बात है, किसी भी न्यूक्लियस में पेनिट्रेशन होगा, हैवी एलिमेंट्स को पेनिट्रेशन, उसी कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। एक इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक लोन पेयर इफेक्ट, ये सब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसमें सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। एक कैटेंशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या कहता है, सबसे ज्यादा कैटेंशन प्रॉपर्टी रखता है, जिस कारण ये सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड भी बनाता है, आपने पढ़ाई हो क्लास 10 में। तो कैटेंशन इज द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म रिंग चेन और चेन मॉलिक्यूल। देखिए कैटेंशन क्या है, एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं जो किसी भी एलिमेंट को बांध के रखता है कोवैलेंट बॉन्ड में। कोवैलेंट बॉन्ड में या तो रिंग चेन स्ट्रक्चर बना सकता है या फिर चेन स्ट्रक्चर बन जाता है। और सबसे ज्यादा कैटेंशन प्रॉपर्टी कौन एग्जिस्ट करता है, वो हमारा कार्बन है, क्योंकि कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, वो 4 तब से क्या कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है टू मैक्सिमम एक्सटेंट इफ इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स एंड रिंग लाइक बेंजीन, ठीक है। वो क्या कर सकता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बना सकता है और साथ ही साथ क्या कहता है बेंजीन की तरह वो रिंग स्ट्रक्चर क्या कहता है बना सकता है। ये कैटेनेशन का क्या हो जाए, डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा एक देखिए याद रखिएगा भेस्पर थ्योरी, वो भी पढ़ के जाइएगा। 5 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल बता देता हूँ, वहां से पूछा जाएगा आपको, ये सब सवाल एकदम पूछा जाए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। याद रखिएगा कहीं पर आपको शॉर्ट में एमओटी भी मिल सकता है, कहीं शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है, केमिस्ट्री में बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो मेन पोस्टुलेट यानी मेन क्या क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या क्या पोस्टुलेट है, हमें क्या करना है, एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है किसका मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करना है, N2 मॉलिक्यूल का क्या रिप्रेजेंट, यहाँ पर देखिए 2 छोटा हो पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। देखिए तो पहला क्या मेन पोस्टुलेट दिया हुआ था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा, द इनर मॉलिक्यूल, पहले यहाँ ई छूटा हुआ है, देखिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है पीडीएफ बनाने में, क्योंकि पीडीएफ बनाते में थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इनर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल, देखिए जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो न्यू ऑर्बिटल्स में क्या रहते हैं प्रेजेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। देखिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनका जो निर्माण होता है, कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल निर्माण होता है जहां पर इक्वल एनर्जी का आदान प्रदान होता है, और एक कंपेरिजन यहाँ पर जहां पर एक ऐसा एनर्जी जहां कंपेरिजन किया जा सके, वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इन केस ऑफ लिखा हुआ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के केस में लिखा हुआ, ठीक है। फिर अगला हमारा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोइंग। देखिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वही किसके बराबर होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, जब वो दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं उस कंडीशन के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। अगला है हमारा टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म। देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निर्माण करते हैं। आउट ऑफ दिस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वन है, देखिए इन दोनों में से क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक हाई एनर्जी वाला होगा, एक लोअर एनर्जी वाला होगा। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ लो एनर्जी, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें लो एनर्जी होगी उसे हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसमें देखिए ज्यादा एनर्जी उसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जाता है डेफिनेशन में कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें क्या होता है, लो एनर्जी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसमें ज्यादा एनर्जी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जब वो एटॉमिक जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है उसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगला देखिए यहाँ पर एंटो मॉलिक्यूल का मैंने आप लोग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, एग्जाम के पेपर में बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, दिखाना है, मैं बता देता हूँ आपको। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, एग्जाम के पेपर में आपको जगह दिखाना पड़ेगा, 5 नंबर का सवाल है और एकदम बना के आइएगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है हमारा डिस्कस द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ H2O एंड NH3। देखिए यानी वाटर एंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स का क्या करना है, हमें ज्योमेट्री बताना है, शेप बताना है, किसके आधार पे, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हमें बताना है। तो देखिए H2O का जो शेप होता है वो कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा, तो V शेप होता है और बेंट स्ट्रक्चर होता है जब आपने बॉन्ड बनाया होगा तो, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा तो। इट इज ड्यू, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, DOU नहीं होगा, DUE होगा, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटर में जो है वो दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, जिस कारण वो क्या स्ट्रेट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता और 180 डिग्री एंगल क्या नहीं बना पाता, ठीक है। और NH3 जो हमारा अमोनिया है, ठीक है, उसका किसका स्ट्रक्चर हो, पिरामिड का शेप होता है, जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, कहाँ पर मौजूद है, वो किसी भी जो हमारा पिरामिड का स्ट्रक्चर वहाँ 3 वर्टिसेस मौजूद होते हैं, उसमें लोन पेयर क्या रहता है, एपेक्स पे बना होता है, ये हमें बताया गया है, ठीक है। अगला हमारा ये सवाल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर का सवाल एकदम जितना भी मॉडल सेट का मैं बता देता हूँ, 1 से लेकर 7 तक तीनों मॉडल सेट का करके जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है, तीनों आपके केमिस्ट्री में दिया हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा सवाल आपको आपके सिलेबस के आधार पर भी दिए जाएंगे, पूरी नहीं आ सकता, कुछ सवाल एक्स्ट्रा 1-2 सवाल बाहर से भी आने वाले, ठीक है। देखिए पहला सवाल हमारा है कि नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। देखिए यहाँ पर आपको बोला हुआ है ग्रुप 14 का ही सिर्फ एलिमेंट आपको निकालना है, जो क्या करता है, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और दूसरा है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल रहता है, और एक आपको एलिमेंट बताएं ग्रुप 14 का जो सेमीकंडक्टर रूप में आप लोग यूज करते हैं। तो देखिए सेमीकंडक्टर आपको याद होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, 2 एलिमेंट क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं ग्रुप 14 के, जो क्या सेमीकंडक्टर होते हैं, तो ये तो ठीक है। चलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली कॉमनली किसमें पाया जाता है, लेड में पाया जाता है, और लेड का सिंबल आपको ऑप्शन दिया हुआ रह सकता है PB, याद रखिएगा, लेड को हम लोग प्लम्बम भी लिखते हैं। कार्बन क्या करता है, सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 का A टिक कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये टिक करिएगा आप लोग। अगला है हमारा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ रिएक्शन। देखिए कैटलिस्ट का क्या प्रभाव होता है जब कोई भी रिएक्शन जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कैटलिस्ट, जिसे आप हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, उत्प्रेरक काम होता है किसी भी रिएक्शन की जो रेट रहता है, दर रहता है, उसको या तो वो घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। कैटलिस्ट के डेफिनेशन में आप चाहे तो लिख सकते अगर आएगा तो। कैटलिस्ट क्या करता है, एक मीडियम की तरह काम करता है जो क्या किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है। तो कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट, देखिए वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को कुछ भी नहीं करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट विल स्पीड अप। देखिए कैटलिस्ट के प्रयोग हम करते हैं तो क्या होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों ही क्या करता है, स्पीड अप करता है, लेकिन इक्वली करता है। देयरफॉर बाय अलाउइंग द सिस्टम टू रीच इक्विलिब्रियम फास्टर द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट हैज नो। देखिए तो क्या होता है, जब कुछ इक्वली फॉरवर्ड और रिवर्स तो कोई ओवरऑल इफेक्ट वहां पर नहीं पड़ता। याद रखिएगा इक्विलिब्रियम जब पोजीशन पे वो रिएक्शन पहुंचता है, तो याद रखिएगा ये सवाल। अगला हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पूछ सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट ये भी याद रखिएगा। तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ कंपाउंड दैट सप्लाइज ऑक्सीजन। देखिए क्या करता है, नॉर्मली बताया जाए कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग का काम किया, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, सप्लाई करना कह सकते हैं, या फिर उससे क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना कह सकते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग क्या क्या, पोटेशियम परमैंगनेट है, हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, याद रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑप्शन अच्छा है। ऑक्सीजन और ओजोन याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है किसका, कार्बन का इथेन में क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने का प्रोसेस किसमें, ताकि वो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सके, जिनमें लो एनर्जी कंसीडर किया जाए एंड सुटेबल फॉर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म। देखिए पेयर जो इलेक्ट्रॉन को पेयर रहते हैं उनको केमिकल बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन दिक्कत ना हो, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रेशन देखिए हमें बताना था किसमें, इथेन में शायद बताना, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक मिनट। हाँ कार्बन का इथेन में बताना। तो हाइब्रिडाइजेशन हेल्प टू प्रेडिक्ट द शेप।
शेप देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, हमें किसी भी एलिमेंट का शेप और ज्योमेट्री क्या मॉलिक्यूल का बताने में हेल्प करता है, बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है। इथेन में देखिए 2 कार्बन एटम है, आपको मालूम होगा कितने हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन बोला हुआ है, आपको पढ़ा होगा अपने क्लास 10 में CnH2n+2। यहाँ पर नंबर ऑफ कितने एटम्स है कार्बन के, तो आप बोलिएगा 2 है सर, ठीक है। इथेन 2, ईथ मतलब 2 होता है, तो C2H6 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें एक कार्बन जो एटम है वो क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th केमिस्ट्री टर्म 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन समझा पाऊंगा। अगर आपको दिल से अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। पसंद आए तो ही आपको लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी बच्चे आराम से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।